फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ब्रेन स्टॉर्म में। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स पर, जो कि वो टॉपिक हैं एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर हम आज आए हैं। तो अब हम आगे चलेंगे, उसी पर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, इसके बाद हम जस्ट आगे आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में समझाएंगे। डेफिनेशन ये कहती है कि इफ सर्टेन रूल्स बी गिवन बाय मीन्स ऑफ विच इट इज पॉसिबल टू फाइंड वन आर मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी जितने भी हमको नंबर लेने हैं, वन आर मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक या एक से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको डब्ल्यू से लेने हैं। और उन नंबर्स को हम करेंगे क्या, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड के प्रत्येक वैल्यू से उसे हम रिलेट करेंगे। इन ए सर्टेन डोमेन डी, किसी डोमेन डी में उनको हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। देन डब्ल्यू इज सेड टू बी ए फंक्शन ऑफ जेड। तब डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, जेड का फंक्शन, जो कि डिफाइंड ऑन द डोमेन डी एंड वी राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड। अगर कोई नंबर जेड है और उसको हम एफ फंक्शन के अंडर अगर उसको हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एफ जेड। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, जेड टेंस टू डब्ल्यू, मतलब जेड का मतलब जेड को अगर हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं तो एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू। ये जेड क्या है, डोमेन है, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। जेड की वैल्यू हम जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सिंस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और एफ जेड विल बी ऑफ द फॉर्म एफ जेड इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू है। तो चाहे यहां पर हम एफ जेड लिखें या डब्ल्यू लिखें, बात बराबर है। तो हमने एफ जेड लिखा, एफ जेड विल बी ऑफ द फॉर्म यू प्लस आई वी, इसको आप डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। यू और वी क्या है, फंक्शंस हैं। ये दो रियल वेरिएबल हैं यहां पर, एक्स और वाई, और एक्स रियल पार्ट है, आई वाई तो जानते हैं इमेजिनरी पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्रिएट किया जाता है, प्लेन ऑलरेडी टू डायमेंशनल का होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। और इससे रिलेटेड जो अगर हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल्स अगर होता, तो रियल वेरिएबल्स क्या है, वन, एक स्ट्रेट लाइन चलती है, वन डायमेंशनल का होता है, तो वहां वन डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते थे। फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो उस पर हम कैसे डिफाइन करेंगे, अभी हम एक कन्वेंशनल डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं, इसके बाद हम विस्तार से समझाते हैं। तो वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन बी कैन राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई आर रियल नंबर। अब बात आती है इस डिफिनीशन की। ये डिफिनीशन एक कन्वेंशनल डिफिनीशन है, पारंपरिक डिफिनीशन जो बुक में सामान्यतः आपके पास मिलती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझा नहीं पाते। सबसे ज्यादा है कि अगर हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में अगर इसको प्रूव करना बता दें कि ये कहां से आता है, कैसे आता है, तो कुल मिला के ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब ये कैसे डिफाइन करना है इसको बताते हैं। अब आगे ये कहता है कि डेफिनेशन में जो बोला गया है कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, जेड से जेड में अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो एफ जेड होता है, और एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो सपोज एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू है फॉर ईच जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी यहां पर बोल भी दिया है कि डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसमें एक या एक से अधिक, यानी डब्ल्यू जो है तो मल्टी वेरिएबल, यानी बहुत सारे वेरिएबल लेगा, वो दो से अधिक भी ले सकता है, लेकिन यहां जेड की वैल्यू क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल लेगी। इसीलिए यहां पर लिखा है वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल एक्स एंड वाई।
एक्स और वाई की ये क्या है, दोनों फंक्शंस हैं। जब फंक्शन है तो इसको हम डिफाइन जब करेंगे, u के साथ भी एक्स वाई आएगा ऑर्डर पेयर में, और v के साथ भी एक्स वाई आएगा, जो कि यहां पर लिखा है आई वी एक्स वाई ऑर्डर पेयर में है। तो यहां पर क्या करना है कि w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू रियल एफ जेड है। रियल एफ जेड का मतलब क्या है कि एफ जेड इक्वल टू जो लिखा है u इक्वल टू आई प्लस वी, u प्लस आई वी, तो ये क्या है, एफ जेड है। और एफ जेड का जो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या है, u है। तो w इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू रियल एफ जेड का मतलब क्या हुआ, यहां पर u से है, और यहां इमेजिनरी एफ जेड का मतलब है v से है। w बीइंग से कॉम्प्लेक्स नंबर, w क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देन z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है विद एक्स वाई ऑर्डर पेयर में लिख दिया गया है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप यहां देखते होंगे कि सपोज कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाता है, शॉर्टकट में भी बताएंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी ये ग्राफ बनाए जाते हैं आर्गेंड प्लेन में, तो ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है तो रियल नंबर, लेकिन इसे इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स में दिया गया है y को, लेकिन है एक रियल नंबर, u और v दोनों, तो दोनों रियल नंबर्स हैं। तो इसको भी एक बार r कहेंगे और इसको भी एक बार r कहेंगे। वन डायमेंशनल ये है और वन डायमेंशनल ये है, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है तो टू डायमेंशनल है, इसीलिए यहां पर लिख दिया गया है आर स्क्वायर। इसलिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, यानी एक्स वाई जो है ये यहां पर भी बिलोंग करता है और यहां पर भी बिलोंग करता है। अच्छा, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज टू डायमेंशनल, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, टू डायमेंशनल। वी हैव द फंक्शन एक्स वाई टेंस टू, अब एक्स वाई रियल एफ जेड है और एक्स वाई इमेजिनरी एफ जेड ही होगा। इमेजिनरी का मतलब है कि वो बाई एक्सिस में भी कंटेन करता है और एक्स एक्सिस में भी कंटेन करता है रियल एफ जेड, और इक्विवेलेंटली। इसके बाद है, यहां थोड़ा गलत हुआ था, रियल एफ जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो रियल एफ सच दैट जेड इंटू रियल एफ जेड, ये रियल एफ जेड जो है एक बार कहां पर पहुंचा है, एक्स एक्सिस पर रियल एफ जेड लिखा है, और रियल एक्स एक्सिस को रियल नंबर में बोलते हैं, रियल है, तो ये एक्स एक्सिस को डिफाइन करता है और ये वाई एक्सिस को डिफाइन करता है। तो रियल एफ से जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जेड में क्या बिलोंग करता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड हो गया, तो यहां से एक्स वाई मिलेगा। और रियल एफ जेड का मतलब है, रियल एफ जेड का सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है, एक्स वाई यहां पर। लेकिन अगर एफ जेड के फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, u प्लस आई वी, तो ये हो गया इमेजिनरी एफ सच दैट जेड इंटू इमेजिनरी एफ जेड, और एफ जेड इक्वल टू क्या है, u, और एफ जेड इक्वल टू क्या हो गया, u, यानी यहां पर u है रियल और यहां पर सॉरी ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, यानी z। तो यानी रियल f अगर निकालना जाए फंक्शन में तो ये हो जाएगा रियल f सच दैट, और z के प्लेस में एक्स वाई इंटू, और ये क्या हो जाएगा, u, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जब हम इसको क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो ये डोमेन हो जाएगी कोडोमेन। तो इसमें जब फंक्शन डिफाइन होगा रियल एफ का तो इसके पास पहुंचेगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या, u, रियल एफ है, तो इसकी जो इमेज बनेगी तो क्या बन जाएगी आपकी, एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा u और एक्स वाई, ये आया। इसी तरह से जब इमेजिनरी एफ को आप डिफाइन करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, v एक्स वाई, ये, लेकिन इमेजिनरी के कारण कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसलिए यहां पर क्या रहेगा, आयोटा। बस इस तरह से ये डिफाइन होता है। एक ट्रिक तो ये। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक ये कहता है कि हेयर जेड इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, w द डिपेंडेंट वेरिएबल। जेड क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, इसमें x और y है, और w में क्या है, u भी है। तो आर स्क्वायर मीन्स क्या है, रियल एफ और इमेजिनरी एफ। एक आर रियल एफ में रहेगा और एक आर वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी में रहेगा, और एक एक्सिस में।
तो ये एक्स वाई प्लेन बना है, ये डोमेन है, डोमेन डी है, और Z0 पॉइंट ले लिया गया है, और ये यूवी प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन ही है, और ये भी एक डोमेन डी है। तो यहां पर WG पॉइंट, W0 पॉइंट ले लिया गया है। जब इसको हमने क्या किया, मैपिंग किया, रिलेशन की तैयार किया, तो अब ये कहता है कि अगर FZ अगर इसमें फंक्शन डिफाइन करता है यानी W, तो W इक्वल टू ये हो जाएगा WZ0, ये WZ0 यहां पर होगा, और WZ0 इक्वल टू ये क्या हो गया आपका यूवी प्लेन है, तो यहां U और V पॉइंट मिलेंगे, है ना। तो इसमें U हो जाएगा और Z से XY ऑर्डर पेयर में आया है तो क्या बन जाएगा XY, यानी यहां से भी ये डिफाइन हो रहा है। तो इस तरह से इन दोनों प्लेन में जब मैपिंग होती है तो देन वी हैव टू रियल वैल्यूड फंक्शन U सच दैट A इंटू R और V सच दैट A इंटू R, बट A इज ए सबसेट ऑफ R स्क्वायर, A इज ए सबसेट ऑफ R स्क्वायर, मतलब A इज ए सबसेट ऑफ R भी है और A इज ए सबसेट ऑफ R, यानी रियल का भी, एक्सिस रियल का भी, इमेजिनरी का भी। तब जाके ये फार्मूला W इज इक्वल टू FZ इक्वल टू UXY प्लस IVXY फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू A। और ये XY अभी हम आपको बताए थे कि जो रियल नंबर है यहां पर कंटेन करता है, एक रियल नंबर में भी और इसमें भी। तो वही XY एक A कोई एक सबसेट है, एक पॉइंट है, और ये यहां भी है, इसलिए लिखा है A कंटेन R स्क्वायर। तो मुझे आशा है कि आपको ये फार्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स और कुछ और भी लोग हैं जहां पर ये बताते हैं कि हम इसको मान के चलते हैं, अब इससे आगे हम क्वेश्चन को बताएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा है नहीं, ये भी एक विशेष कंसेप्ट से ही आता है। अब क्या है इसमें रिमार्क में कि अगर इसको हम A ले लेते हैं डोमेन को, यहां XY है, यहां रियल F है, ये रियल F का मतलब क्या है U, तो U डिफाइन करते हैं तो UXY होता है, देख लीजिए। अगर यहां A से XY डिफाइन करते हैं V फंक्शन, क्योंकि U और V दोनों फंक्शंस हैं Z के लिए, तो यहां VXY होता है, लेकिन ये इमेजिनरी के कारण यहां I लग जाएगा और ये रियल के कारण रियल रहेगा, तब जाके आपका बनता है UXY प्लस IVXY, और इसके आगे आप लिख सकते हैं W। ये फार्मूले को प्रूव करने में इतना समय लगा। यदि आप देख रहे हैं तो इसको आप अच्छे से समझ भी सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। यहां पर देखिए, इफ W टेक्स ओनली वन वैल्यू, अब यहां एक चीज है, W वहां पर वन और मोर वेरिएबल ले रहा, यानी W जो है तो मल्टी वेरिएबल ले रहा था, X और Y दोनों। हालांकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट रहेगा वो एक किसी ना किसी ऑर्डर पेयर में ही चलेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है, ये ध्यान रखना है। तो इफ W टेक्स ओनली वन वैल्यूज फॉर ईच वैल्यू ऑफ Z, यानी Z के प्रत्येक वैल्यू के साथ अगर W के केवल एक वैल्यू को हम रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं किसी डोमेन D में, रीजन D में, तो W इज सेट टू बी यूनिफॉर्म और सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड इसलिए क्योंकि W, यहां सवाल W का है, W यहां केवल एक वेरिएबल ले रहा है, एक वैल्यू ले रहा है, और Z के प्रत्येक वैल्यू के साथ में, Z के प्रत्येक वैल्यू के लिए W की केवल एक वैल्यू ही एक्सेप्ट की जा रही है। अगर W एक या एक से अधिक वैल्यू को लेता है तो वो क्या बन जाएगा, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। इफ द कोरस्पोंडेंस, और इसके कोरस्पोंडेंस जबकि W एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा हो, उसके कोरस्पोंडेंस कहता है कि इफ दे आर कोरस्पोंडेंस टू आर मोर वैल्यूज ऑफ W, अगर W की 2 या 2 से अधिक वैल्यूज हैं तो सम और ऑल वैल्यूज ऑफ Z के जितने भी वैल्यू है अथवा कुछ वैल्यू अथवा सभी वैल्यूज इन द डोमेन D में अगर हैं तो W इज कॉल्ड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन ऑफ Z। यहां पर जो इसके पहले कॉम्प्लेक्स हमने बताया है, यहां पर बताया गया है कि W क्या है, 1 और मोर लिखा है, 1 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स W फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Z,
यानी जेड के यहां सम नहीं लिखा है कि सम और एवरी वैल्यूज ऑफ जेड, लिखा है जेड की प्रत्येक वैल्यू के लिए W जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हालांकि जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन W जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एक या एक से अधिक जो नंबर्स हैं उसको हम अगर लेते हैं जेड के प्रत्येक नंबर के साथ, तो जेड के प्रत्येक का मतलब क्या है कि एक्स वाई दोनों रहेगा, और ये एक या एक से अधिक वैल्यू लेगा, तो एक या जिसमें दो वैल्यू ऑलरेडी, तो एक बार यू लेता है एक बार भी लेता है, इसलिए क्या बन जाता है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लेकिन अगर ये रियल वेरिएबल पर होगा तो सिर्फ एक्स ही बनेगा, वाई नहीं बन पाएगा, क्योंकि रियल नंबर जो है तो वन डायमेंशनल का होता है। इसके बाद क्या है, सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड। आपको समझ में आ गया होगा कि W अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, W अगर केवल एक वैल्यू Z के प्रत्येक वैल्यू के साथ किसी डोमेन D में अगर वो एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो उसे हम W को यूनिफॉर्म और सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। यदि वही W एक या एक, दो या दो से अधिक वैल्यू Z के सभी वैल्यू के साथ अथवा कुछ वैल्यू के साथ या सभी वैल्यू के साथ अगर वो वैल्यू को लेता है किसी डोमेन डी में, तो उसे हम मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड कहेंगे। इसके अब है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब नेबरहुड हम किसी पॉइंट का हम सॉल्व करते हैं या उसकी वैल्यू को निकालते हैं, तो उसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट Z0 इन द आर्गन प्लेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जेड। जेड के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका सेट जो होगा आर्गन प्लेन में, तो कहता है कि Z0 एक ऐसा पॉइंट है जिससे सारे नेबरहुड निकाले जाएंगे यहां से। तो नेबरहुड के लिए क्या है, एक पॉइंट का नेबरहुड, एक पॉइंट कौन है Z0। Z0 का जो नेबरहुड होगा आर्गन प्लेन में, वो जेड के सारे पॉइंट्स का सेट ही होगा टोटल, सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस Z0 नॉट जेड नॉट लेस देन डेल हो गया, वेयर डेल इज एन आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर बट नॉट डेल इज ए जीरोस, ओनली वन इज ए स्मॉल पॉजिटिव। एटलीस्ट भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। द नंबर डेल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द नेबरहुड। तो डेल जो होगा, यहां आप देख रहे हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, आर्गन प्लेन। यहां पर ये बाउंडेड नहीं है, ये क्या है, ओपन डिस्क है, ओपन सर्कल है, और Z0 एक सेंटर है। जेड में जितने भी पॉइंट्स हैं, हमने इसको एक पॉइंट दे रखा है, और यहां पर एक क्या है, डेल, यानी ये जो डिस्टेंस है डेल एक रेडियस होगी। डेल क्या है, रेडियस, और Z0 क्या है, एक सेंटर है। तो ये कहता है कि जेड के जितने भी पॉइंट हैं वो Z0 से हम पहले क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दोनों की वैल्यू को माइनस करके मॉड निकालते हैं, और वो डेल से बड़े नहीं होंगे, छोटे ही होंगे, यानी इसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी, स्मॉल होगी, डेल से भी छोटी हो सकती है, होगी ही, क्योंकि और यहां पर क्या है, लेस देन लगा है, इसलिए ये क्या होगा, ओपन डिस्क। अगर ये इक्वल टू लग जाता तो ये क्या हो जाता, क्लोज डिस्क। हमने तो सिर्फ इसको बताने के लिए, Z0 में जो इसके पड़ोसी हैं, जैसे ये पॉइंट को अगर आप लेंगे और ये Z0 सेंटर है, तो इसके बीच की भी डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तब भी वो डेल से भी छोटी होगी, हमेशा डेल से ही छोटी होगी। तो ये जो है ओपन डिस्क है। अब यहां से सेंटर से ये क्या होगा, पड़ोसी जो होता है, नेबरहुड जो होता है, वो अनडिफाइंड होता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ पड़ोसी होते हैं जो बहुत पास में है। जैसे रियल नंबर की बात करते हैं, तो यहां अगर 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, और जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है वो उसका सबसे ज्यादा अच्छा पड़ोसी होगा। लेकिन वो पड़ोसी हो सकता है, उसके आगे वाला नंबर भी पड़ोसी हो सकता है, उसके आगे वाला नंबर ही पड़ोसी हो सकता है। तो पड़ोसी अनडिफाइंड है। पड़ोसी अपने घर के बगल वाला भी हो सकता है, और पड़ोसी हमारे गांव के जस्ट दूसरे गांव के बगल वाला भी हो सकता है। तो ये तो पड़ोसी की डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, पड़ोसी कोई वो नहीं है।
तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये पॉइंट क्यों लिया जा रहा है, ये पॉइंट क्यों लिया जाए, ये तो जेड वाले पॉइंट हैं, ये वाले, ये ओपन डिस्क है, ऐसे बढ़ता जाएगा ये सारे नंबर ऐसे ऐसे, तो एक एरिया तो लेना पड़ेगा। और ये जो है तो ये अब वैक्यूम में या स्पेस में बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन कितना भी बड़ा और छोटा होगा वो डेल से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए इस पॉइंट, ये भी जेड का पॉइंट है और ये सेंटर जेड जीरो है, इनके बीच का डिफरेंस अगर निकालते हैं तब भी डेल से छोटा होगा, इक्वल नहीं है, सॉरी ओपन डिस्क है। और अगर ये पॉइंट को लेते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं तब भी जो वैल्यू आएगी वो डेल से, और ये पॉइंट भी क्या होगा, जेड, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ जेड। जेड के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, इनफाइनाइट नंबर है, इसलिए जेड जीरो के बहुत सारे नेबरहुड यहां पर होंगे। लेकिन जो सबसे नियरेस्ट होगा, तो सवाल एक चीज ये भी है कि चाहे वो पास में हो चाहे दूर में हो, पड़ोसी तो पड़ोसी होता है, ये भी बात है। और पास में होगा तब भी डेल से छोटा होगा और दूर में होगा तब भी डेल से छोटा होगा। जब डेल से उसे छोटा ही होना है तो हम किसको ज्यादा क्लोज्ड नेबरहुड कह दें और किसको ज्यादा दूर कह दें। इसलिए सारे नेबरहुड इसके हैं, इसके इनफाइनाइट नेबरहुड हैं ओपन डिस्क में। तो ये तो रहा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटेड नेबरहुड। अब डिलीटेड नेबरहुड के क्या मतलब है, इफ फ्रॉम ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड जीरो, पॉइंट जेड जीरो के जो नेबरहुड से है ना, द पॉइंट जेड जीरो इटसेल्फ इज डिलीटेड और एक्सक्लूडेड, देन वी गेट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड जीरो, दैट इज जीरो लेस देन mod z minus z0 less than del, where del is radius of circle which denoted by small distance and z0 is a center, z is any point which is consist a circumferences of the circle। यहां पर ये हुआ। अब इसकी डेफिनेशन तो हुई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, जेड जीरो सेंटर हो गया, जेड ये सब क्या है, पॉइंट है, यहां पर ये सब क्या है, पॉइंट है यहां पर। और ये कह रहा है कि इसके बीच की जो डिफरेंस है तो वो डेल पे तो छोटी होनी चाहिए, लेकिन जीरो को छोड़ के जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो नहीं हो सकता है तो एक पॉइंट तो छूट रहा ना, एक पॉइंट, ये जीरो तो छूट, एक पॉइंट तो छूट ही गया, इसके सारी डिस्टेंस डेल से छोटी है सारी। लेकिन अगर ये जेड जीरो साइड हो जाता है, हट जाता है, तो अपने आप को जेड जीरो अगर स्वयं डिलीट कर लेता है तो उसे हम जेड जीरो क्या कहेंगे, डिलीटेड नेबरहुड कहेंगे, डिलीटेड या एक्सक्लूडेड। यानी जेड जीरो को क्या कर रहा है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जीरो तो नहीं हो सकता, इसलिए जेड जीरो जिस पॉइंट पर है उससे वो क्या होगा, एक्सक्लूडेड हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और जो डिलीट हो जाएगा वहां से, उसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट क्या है, ये नेबरहुड है, सारे पॉइंट नेबरहुड है इसमें। अभी तक जेड जीरो के सारे पॉइंट क्या है, जेड जीरो डेल से, लेकिन डेल से छोटे होंगे, जेड माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो। लेकिन एक पॉइंट है जो उसकी डिस्टेंस जो है, अब जीरो अगर होती है, सपोज अगर जीरो ही हो जाती है तो क्या होगा, जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू जीरो, यानी जेड इक्वल टू जेड जीरो हो गया, ये हो गया जाके। तो ये कहता है कि जेड जीरो वहां से वो अपने आप को क्या लिखा है, जेड जीरो इटसेल्फ इज डिलीटेड और एक्सक्लूडेड, देन वी गेट ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड जीरो। तब जेड जीरो का क्या है, वो एक डिलीटेड नेबरहुड है। जेड जीरो क्या होगा, वी गेट ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड जीरो। तो जेड जीरो का डिलीटेड नेबरहुड, जब इसको हम साइड कर लेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब है आगे, बस इसमें यह ध्यान रखना है कि जो नेबरहुड को शॉर्ट फॉर्म में एनबीडी से कहते हैं। अगर नेबरहुड ऑफ जेड जीरो की बात करते हैं यहां डेफिनेशन में, अगर इस डेफिनेशन पर बात करते हैं हम, तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां जेड जीरो जो है तो इंक्लूडेड है, जेड जीरो क्या है, इंक्लूड है यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, यहां पर जेड जीरो इंक्लूड होगा। और
डिलीटेड नेबरहुड में क्या कंडीशन है, कहता है कि 0 लेस देन मॉड जेड माइनस जेड 0 लेस देन डेल। यानी ये कहता है कि इतनी कंडीशन तो समझ में आती है, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इतनी कंडीशन आपको अगर डाउट है तो यहां ध्यान रखना है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी वैल्यू है, और जब 0 से बड़ी वैल्यू है जेड माइनस जेड 0, तो यहां 0 वाला जो पॉइंट है, जो जेड 0 वाला पॉइंट है, उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका, अगर एन एस और जेड 0 माइनस और ये क्या हो जाएगा जेड 0, यानी जेड 0 वाले पॉइंट को, उसके सेंटर को निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, तो बाकी जो पॉइंट हैं वो तो रहेंगे, वो जेड के सारे पॉइंट हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है इसको अगर निकाल लेते हैं, जेड इटसेल्फ लिखा है, तो वो इटसेल्फ क्या हो जाएगा आपका, वो डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। अब है आगे दोस्तों लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट की और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, लेट एफ जेड बी एनी फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लिमिट एंड कंटिन्यूटी नेक्स्ट टॉपिक है। तो लिमिट की डेफिनेशन है, लेट एफ जेड बी एनी फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड डिफाइंड इन द बाउंडेड एंड क्लोज्ड डोमेन डी। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो डोमेन बना है, सर्कल है, ये जो सर्कल है नेबरहुड का, ये दोनों क्या है, ओपन है। यहां पर दोनों ओपन है, क्योंकि यहां भी इक्वल टू नहीं लगा, सिर्फ लेस देन लगा है। तो ये ओपन डिस्क ये भी है, और ओपन डिस्क नेबरहुड का भी था। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, ओपन बाउंडेड और क्लोज डोमेन, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू में हो जाएगा। यहां देखिए ये भी क्या है, ओपन डिस्क है, यहां भी लेस देन डेल लगा है, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहां पर देखना है कि एफ जेड क्या बोलता है कि कोई एक्स वाई प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में क्लोज्ड और बाउंडेड डोमेन डी है, जो सर्कल भी हो सकता है और ओपन डिस्क एक्सक्लूड है ना, ओपन डिस्क हो एक्सक्लूड, तब क्या करेंगे इसमें, देन एल इज सेट टू बी द लिमिट ऑफ एफ जेड। एफ जेड का एल को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं, अथवा जेड टेंस टू 0, यानी जेड अप्रोचेस एलॉन्ग एनी पाथ। अब यहां एक बात आई, एनी पाथ। अब एनी पाथ का मतलब है कि चाहे आप स्ट्रेट लाइन के अंदर जेड टेंस टू 0, जो चीज आपको समझ आ रहे हैं कि जेड टेंस टू जेड 0 लिखा है, तो ये कहता है कि इन एनी पाथ, किसी भी रास्ते के साथ साथ अगर जेड को अप्रोच किया जाता है जेड 0 पर, तो चाहे आप इसको जेड टेंस टू जेड 0 पढ़िए, चाहे जेड अप्रोचेस टू जेड 0 पढ़िए, चाहे जेड 0 इज नेबरहुड ऑफ जेड पढ़िए, कुछ तीनों रास्ते, तीनों चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन एनी पाथ का मतलब चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या पैराबोला हो सकता है, या क्यूबिक इक्वेशन का हो सकता है, या जितने भी फंक्शन है वो कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, किसी भी। इन डोमेन डी इफ फॉर एनी आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट नंबर अपसाइलन, हमने अगर कोई आर्बिट्रेरी अपनी स्वेच्छा से कोई एक पॉइंट पॉजिटिव नंबर को चूज कर लेते हैं, तो हाउ एवर जब कभी स्मॉल बट नॉट 0, स्मॉल हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, तब देन देयर एग्जिस्ट ए कॉरस्पॉन्डिंग नंबर डेल। तब उसमें क्या होगा, वो डेल जो है तो स्मॉल होगा लेकिन 0 नहीं होगा। इसके पहले भी कंडीशन में आई, 0 कभी होगा ही नहीं वो, क्योंकि स्मॉल की बात आई, एटलीस्ट की बात आई है। ग्रेटर देन 0 सच दैट। तो अब यहां कंडीशन देखिए इसको, मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एल लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, जेड के सभी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन है कि एफ जेड अगर कोई फंक्शन है और एल उसकी लिमिट है, और लिमिट से और फंक्शन उस पॉइंट तक के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तब साइलेंस से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, 0 लेस देन जेड माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन डेल। यहां भी क्या है, डिलीटेड है कंडीशन, यहां पर डिलीटेड नेबरहुड जैसे हो गया है। मॉड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन डेल, 0 को नहीं लेना, 0 से बड़ा होना चाहिए। देन बी राइट लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड इक्वल टू एल। यही एल को जब ट्रांसपोज करते हैं तो पॉजिटिव है तो माइनस हो गया,
और जब माइनस कर देते हैं और मॉड लगा के तब कंडीशन बताते हैं कि ये एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। इसको हम और भी विस्तार से समझाते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में z टेंस टू z0 अगर लिखा है तो आप टेंस टू पढ़ सकते हैं, अप्रोचेस भी पढ़ सकते हैं, z इज नेबरहुड ऑफ z0 भी पढ़ सकते हैं। z के सारे पॉइंट क्या हैं? z0 के नेबरहुड हैं। z0 सेंटर है, ये z0 के जितने भी पॉइंट्स हैं ये ऑल पॉइंट्स सब क्या हैं? नेबरहुड हैं। तो सिंस कॉम्प्लेक्स प्लेन इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू आर्गेंट प्लेन हो गया। देन प्रूफ हैज टू डायमेंशनल, ये क्या है? टू डायमेंशनल भी होता है। नाउ z अप्रोचेस टू z0 along एनी पाथ, और along एनी पाथ का मतलब वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या कोई कर्व भी हो सकता है। कर्व में वो चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो आपका पैराबोला हो, और चाहे क्यूबिक का हो, किसी भी तरह का कर्व हो, कर्व्ड हो या क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, किसी भी कर्व के साथ या स्ट्रेट लाइन हो। z अगर z0 के पास पहुंचता है ये, तब हम कहेंगे कि fz माइनस एल, यानी उसकी जो लिमिट है, दोनों को हम जब डिफरेंस करेंगे, यहां पर ये लिखा है fz माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब l जहां पर कोई वैल्यू है और इसकी वैल्यू जहां है, उन दोनों के बीच की वैल्यू, आप चाहे स्ट्रेट लाइन में मेजरमेंट करें, यहां भी अगर मान लीजिए l है और fz है, चाहे इसको आप कर्व के साथ करिए, चाहे पैराबोला के साथ, किसी भी के साथ करिए, इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो एप्सिलॉन से छोटा ही होगा। अब यहां पर क्या लिखा है? क्यूबिक हो गया। z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, ऑर्डर पेयर में एक्स वाई लिखते हैं, और z0 को x0 प्लस आई बाई 0, ऑर्डर पेयर में x0 बाई 0 को लिख लेते हैं। यहां अलोंग x एक्सिस लिखा है, तो लिमिट fx x टेंस टू x0, अब y टेंस टू y 0। अगर x एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो x टेंस टू x0, y टेंस टू y 0। अलोंग y एक्सिस रहेगा तो लिमिट fx y टेंस टू y 0, x टेंस टू x0 होगा। और अलोंग एनी पाथ अगर y इक्वल टू mx ओरिजिन से कोई स्ट्रेट लाइन जाती है, या क्वाड्रेटिक पैराबोला बनता है, या क्यूबिक का बनता है, किसी भी रास्ते, किसी भी कर्व के रास्ते से अगर आप z वाले पॉइंट से z0 तक पहुंचते हैं, है ना, तब मॉड ऑफ fz माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0 लेस देन मॉड z माइनस z0 लेस देन डेल, यानी ये कहता है कि z और z0 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डेल से छोटा ही होगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता। यहां z टेंस टू z0 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखिए, ये अगर डोमेन डी है यहां पर, और ये सारे पॉइंट क्या हैं? z0 जितने भी, ये बताया गया है कि किसी ना किसी कर्व के साथ, जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन के जैसे बना है, ये कर्व के साथ या स्ट्रेट लाइन के साथ सब बताया गया है। तो ये जो z0 पॉइंट है, तो इसके बीच का जो पॉइंट है माइनस है, इसके बीच का है, क्योंकि इसमें जितने भी z के सारे पॉइंट होंगे सबकी डिस्टेंस समान ही होगी, फैलेगा वैसे ओपन डिस्क जैसे, तो इसमें जितनी भी डिफरेंस होगी वो डेल से ज्यादा नहीं हो सकती, इसकी बीच की जो डिफरेंस है। तो क्या बोला? मॉड z माइनस z0 लेस देन डेल, तो ये कहता है कि इसके बीच की जो डिफरेंस है वो डेल से छोटी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे इसको लिमिट। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता है? लिमिट z टेंस टू z0, अगर z0 की ओर चलता है किसी फंक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स का रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में ही चलेगा, ऑर्डर पेयर में ही चलेगा, क्योंकि रियल लाइन तो है नहीं, क्योंकि यहां पर एक नंबर हो सकता है, 3 एक नंबर हो सकता है, लेकिन यहां अगर कोई पॉइंट है तो वो 2 डायमेंशनल है। यहां कॉम्प्लेक्स प्लेन 2 डायमेंशनल होने के कारण वो ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लिमिट, अब इसी एल को जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो लिमिट z टेंस टू 0 मॉड ऑफ fz माइनस एल इक्वल टू 0। नेक्स्ट है, इस तरह से आपको ये समझना होगा कि क्या होगा, L जो है तो लिमिट। यहां देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको एक छोटी सी चीज और बता देते हैं, जैसे एक रास्ता ये, यहां देखिए एक पॉइंट हो गया यहां पर,
ये जेड का हो गया और ये क्या हो गया आपका जेड जीरो हो गया। तो जेड जीरो है तो यहां पर एक्स जीरो और वाई जीरो होगा। यहां पर क्या होगा जेड है तो यहां एक्स वाई होगा। तो अभी हमने आपको बताया है कि अलोंग एक्स एक्सिस अगर लिखा है तो एक्स से एक्स जीरो में जाएगा पहले। तो एक्स ये एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल है तो एक्स से एक्स जीरो और इसके बाद वाई से वाई जीरो। तो अलोंग एक्स एक्सिस है तो क्या होगा एक्स से एक्स जीरो और वाई से फिर ये वाई वाला आ जाता है। तो पहले वाई जीरो है वाई है ना इसके पैरेलल है तो वाई जीरो हो गया यहां पर और इसके बाद एक्स जीरो हो गया। तो चाहे आप इधर चलिए एक्सिस वाई चलिए, चाहे स्ट्रेट लाइन से चलिए, चाहे किसी ना किसी कर्व द्वारा चलिए, चाहे किसी ना किसी क्यूबिक फंक्शन या किसी ना किसी कर्व द्वारा चलिए, तो जिससे भी चलेंगे आप जेड से यानी जेड टेंस टू जेड जीरो पर ही पहुंचेंगे। और जेड टेंस टू जेड जीरो पर जब पहुंच जाते हैं तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का डिफरेंस हम कई तरह से निकाल सकते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन है तब भी जेड माइनस जेड जीरो होगा, कर्व है तब भी जेड माइनस जेड जीरो होगा, यहां से चलेंगे तब भी जेड माइनस परपेंडिकुलर बेस तो हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये हालांकि पोजीशन वेक्टर है यहां पर, लेकिन परपेंडिकुलर अगर बेस का फार्मूला लें तो हाइपोटेनियस फिर डायरेक्ट यहीं से चल देते हैं। लेकिन अगर एक्सिस वाई चलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अलोंग वाई एक्सिस अगर वाई एक्सिस के साथ में चलते हैं यहां से साथ साथ तो वाई एक्सिस पॉइंट तो यहां पर है तो पहले क्या होगा यहां से वाई को वाई जीरो चलेंगे और एक्स यहां से एक्स जीरो चलेंगे तब जाके यहां पर पहुंचेंगे जेड जीरो वाले पॉइंट में। तो कुल मिला के इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचने में जो डिफरेंस महसूस होगा उसको जेड और जेड जीरो के बीच में जो डिफरेंस हमें मिलेगा वो डिफरेंस क्या कहता है कि एप्सिलॉन से बड़ा नहीं हो सकता है। तब हम क्या कहेंगे इसकी लिमिट, वो जो पॉइंट मिलेगा वही उसका लिमिट। इसी तरह से आप यहां देख सकते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया तो हम ये देखते हैं कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है एक हो गया एक्स जीरो, यहां से एक पॉइंट ये हो गया तो एक्स की वैल्यू ये है वाई की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ये है वाई की वैल्यू ये। तो ये कहता है कि इसके बीच की जो डिफरेंस होगी डिस्टेंस होगी वो एल से ज्यादा एक बहुत एटलीस्ट नंबर होगा कोई, है ना। क्योंकि आप जब इसको एक बार लेफ्ट हैंड साइड इधर चलेंगे और एक बार इधर चलेंगे तो कुल मिला के एक मिडिल पॉइंट ही पहुंच जाते हैं। यहां पर एक बार ऐसे चलेंगे एक बार यहां चलेंगे तो कुल मिला के एक पॉइंट ले लेता है एल पॉइंट। तो ये जो एटलीस्ट नंबर है एक जेड और एक जेड जीरो ले लेते हैं तो इसीलिए बोला गया है कि जेड और जेड जीरो को जब माइनस करते हैं मार्ड निकालते हैं तो उसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी हमेशा होती है। अब है नेक्स्ट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है जो बुक में है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एफ जेड कोई एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक जेड है, विच डिफाइंड इन द क्लोज्ड एंड बाउंडेड डोमेन डी। कोई एक बाउंडेड डोमेन है डी है, उसमें ये सारी चीजें डिफाइन किया जा रहा है। एफ जेड एक फंक्शन है, जेड एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जेड से ही अगर उसमें फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या बन जाता है एफ जेड बन जाता है। आगे चलते हैं तो हम उसे कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू डी पर कहेंगे। अब यहां एक थर्ड नंबर आ गया, इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी आर्बिट्रेरी चूजन पॉजिटिव इंटीजर अथवा नंबर एप्सिलॉन however small but not zero there exist a corresponding number del greater than zero। यानी जीरो से बड़ा होगा, स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा लेकिन जीरो नहीं हो सकता। सच दैट mod of एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन वेनेवर mod of जेड माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। इसीलिए कहता है कि एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई, जिसको हम प्रूफ किए थे, प्लस आई वी एक्स वाई इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ जेड। इफ एंड ओनली इफ यू और वी दोनों क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। दोनों यहां पर यू और वी दोनों क्या है यहां पर आपके ये फंक्शंस है एक्स और वाई, जो दोनों वेरिएबल हैं यहां पर एक्स और वाई। तो अब यहां पर ये देखना है कि सपोज मान लीजिए कि कोई एक डोमेन है और यहां पर एक पॉइंट है ये, तो
तो यहां से चलते हैं, एफ जेड एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक क्या है, जेड है यहां पर। तो जेड एक पॉइंट ही होगा, ये भी एक पॉइंट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये बना हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो ये ऑर्डर पेयर में तो कुछ ना कुछ पॉइंट में तो लेके जाएगा, जैसे एक्स वाई है ये, है ना, और ए पॉइंट है यहां पर। तो कहता है ए बिलोंग्स टू डी, तो ए एट ए मतलब ए पर हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। यदि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हम चूज कर लेते हैं एप्सिलॉन, लिमिट और कंटिन्यूटी में बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा है जेड माइनस जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन। यही कहता है कि इसके बीच की जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, जीरो भर ना हो, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो आपका अगर कोई ग्राफ क्रिएट हो रहा कर्व, तो बीच में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी ये, तो जीरो नहीं हो सकता। इसलिए उसकी भी जैसे लिमिट की कंडीशन थी तैसे कंटिन्यूटी की भी है कि एफ जेड और माइनस एफ ए, तो एक फंक्शन ये है और एफ ए एक पॉइंट ये है। अगर जेड माइनस ए इसके बीच का डिफरेंस हम सॉल्व करते हैं ये वाला, तो कहता है कि वो एप्सिलॉन से छोटा ही होगा, और जब एप्सिलॉन से छोटा होगा तो यही कंडीशन तो आया। अगर मान लीजिए जेड है और यहां पर क्या हो गया, आपका ए हो गया यहां पर, तो इसके बीच का जो डिफरेंस हम निकालते हैं किसी न किसी पाथ द्वारा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे हाइपरबोला हो, सॉरी पैराबोला हो, या किसी भी कर्व द्वारा, तो उसके बीच का डिफरेंस की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता हो। अगर एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, जीरो हो जाता है, तो बीच में वो कर्व टूट जाता है और वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तब ये कंटिन्यूटी की परिभाषा होती है। अब इसके आगे हम बताएंगे आपको एनालिटिक फंक्शन और होलोमॉर्फिक एंड रेगुलर फंक्शन। तो चलते हैं, एनालिटिक फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन दोनों सेम ही है, सिनोनिम्स वर्ड है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले डिफिनीशन लिखते हैं कि लेट एफ जेड ए सिंगल एफ जेड ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एफ जेड ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब यहां पर ध्यान रखना है, इसके पहले आपने एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू भी पढ़ा था, तो जहां यहां पर पढ़े थे आप इसके पहले कि कौन सा टॉपिक है आपका, इसके पहले जो आप पढ़े थे तो सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड पढ़े थे। तो यहां कहता है कि जब डब्ल्यू जेड के सभी पॉइंट के साथ अगर डब्ल्यू कोई एक वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है तो उसे क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। सिंगल दो बार हमने लिख दिया है। तो एफ जेड ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन ए डोमेन D, then fz is said to be, then fz is said to be analytic at a point z0 of D of domain D if it is a differentiable, if it is a differentiable not only at z0 but also in some neighborhood, of z। अब ये कहता है कि एफ जेड एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा एनालिटिक फंक्शन में किसी डोमेन डी पर, और एफ जेड को हम एनालिटिक कहेंगे एक पॉइंट z0 पर।
तो पहली बात तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि सपोज कि मान लीजिए एक डोमेन है और एक फंक्शन, एक पॉइंट क्या हो गया आपका z0, ये क्या हो गया z0 हो गया डोमेन डी पर। तो ये कहता है कि एनालिटिक तब होगा इफ इट इज ए डिफरेंशिएबल, ये क्या है डिफरेंशिएबल है, नॉट ओनली एट z0, z0 पर ही केवल नहीं है, ये आल्सो इन सम नेबरहुड ऑफ z के जितने भी नेबरहुड हैं, z के जितने भी नेबरहुड हैं, सॉरी z0 लिखा यहां पर, तो z0 के जितने भी नेबरहुड होंगे, ये जितने भी सब पॉइंट पर क्या ये डिफरेंशिएबल है, ये जितने भी पॉइंट, क्योंकि डोमेन डी, तो डोमेन डी में जितने भी पॉइंट होंगे सब क्या है, z0 के जितने भी नेबरहुड होंगे वो सब पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, तब उस कंडीशन हम कहते हैं कि ये एनालिटिक फंक्शन होगा। अब एनालिटिक फंक्शन का फार्मूला क्या होगा, कैसा होगा, हम उसको बताते हैं। अब ये कहता है कि ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट दैट इज नेबरहुड ऑफ z0 एवरी पॉइंट ऑफ z। अगर हम z ले लेते हैं तो z के जितने भी पॉइंट हैं ये सारे, ऐसा भी कह सकते हैं सब पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ना, ऑफ ए डोमेन डी इज सेड टू बी एनालिटिक इन डोमेन डी। तो कहता है ए फंक्शन विच इज एनालिटिक, जो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है, यानी जो फंक्शन किसी डोमेन डी में z0 को ये पॉइंट है, z0 के सभी नेबरहुड यानी सभी पॉइंट पर, अब जितने भी पॉइंट हैं ये सब ऑर्डर पेयर में चलेंगे भाई साहब, क्योंकि ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल होने के कारण इसमें जो भी पॉइंट होंगे कोई ना कोई एक ऑर्डर पेयर में ही रहेंगे। ये नंबर लाइन तो है नहीं कि सिर्फ एक नंबर लिखा रहेगा, एक पॉइंट है तो पॉइंट में x और y दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार होता है। तो कहता है कि ये फंक्शन विच इज एनालिटिक इज आल्सो कॉल्ड ए होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो हम उसे क्या कहते हैं, जब कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो हम उसे कह देते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन। यहां पर लिख सकते हैं, इसको इसके आगे भी लिख सकते हैं कि ए सिंगल वैल्यूड, इसकी डेफिनेशन अच्छे से, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल at each point, at each point of a domain D, of a domain D is said to be, अब अगले पेज में हम बताते हैं इसको, बी एनालिटिक in domain, in the domain D। अब ये कहता है कि a function which is analytic is also called a होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो हम इसे क्या कहेंगे, होलोमॉर्फिक फंक्शन कह देंगे। कोई भी फंक्शन अगर fz एनालिटिक होगा एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z0। कहता है कि अगर ये डोमेन है और z0 एक क्या है, एक पॉइंट है, और यहां पर z के सारे पॉइंट ये सब क्या है, इसके नेबरहुड है। तो ये कहता है अगर fz एक फंक्शन है होगा एनालिटिक, कहता है कि कुछ पॉइंट पर, है ना, या प्रत्येक नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z0, यानी z0 के जितने भी नेबरहुड है उन नेबरहुड पॉइंट में कुछ पॉइंट क्या होंगे, z0 इटसेल्फ एक्सेप्ट एट z0 इटसेल्फ, है ना, यानी z0
को एक्सेप्ट कर रहा है स्वयं, है ना, तब ये क्या हो जाएगा, होलोमॉर्फिक। Z0 को कहता है एक्सेप्ट बोल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ fx। यहां पर लिखा जा सकता है इफ, पहले तो आप डेफिनेशन समझ लीजिए, लिख लीजिए, इफ ए फंक्शन fz is analytic at some point in every neighborhood of a point z0 except at z0 itself, ये कह रहा है। then z0 is called a isolated singularity at function fz। कहता है कि fz अगर एनालिटिक है एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट z0, यानी z0 के जितने भी नेबरहुड होंगे, ये सब नेबरहुड, क्योंकि डोमेन डी में सारी ये सब पॉइंट जो हैं ये सब क्या है, सब नेबरहुड होंगे। और ये कहता है कि एक्सेप्ट एट z0 इटसेल्फ, यानी z0 भर को यहां से क्या करते हैं, यहां से हम उनमें टच नहीं होने देते हैं, उनसे वो दूर दूर रहता है, हटा देते हैं उसको। तो z0 को क्या कहते हैं, आइसोलेट। वो z0 पॉइंट क्या है, आइसोलेट हो जाता है, क्योंकि ये एनुअल्स एक होता है, एनुअल्स जैसे बन जाता है कि जितना भी पॉइंट होगा इतना पॉइंट को हम बाहर कर लेते हैं, तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी फंक्शन fz का बन जाएगा। ये भी एक डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से ये कहता है कि ए फंक्शन fz डिफाइंड इन ए डोमेन d इज सेड टू हैव रिमूवल सिंगुलरिटीज। अब रिमूवल सिंगुलरिटी क्या है, एट ए पॉइंट z0 ऑफ d if fz is not analytic at z0 but can be made analytic by simply assigning a suitable value to the function fz at the। कहता है कि अगर z0 पर एनालिटिक नहीं है, अगर कोई fz है किसी डोमेन d में, वो रिमूवल सिंगुलरिटी होती है जब किसी पॉइंट z0 जो कि डोमेन d पर है, जिसको हम यहां पर निकाल दिए हैं दिखाने के लिए, हम इसको फिर से बना सकते हैं। तो कहता है कि z0 पर अगर वो एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक एट z0 बट कैन बी मेड एनालिटिक बाय सिंपली असाइनिंग, मतलब एनालिटिक जैसा बना हुआ है लेकिन है नहीं उसको, वो एनालिटिक है नहीं उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवल सिंगुलरिटीज हो जाएगा। अब कोई अगर फंक्शन है उसे हम रेगुलर फंक्शन कहेंगे z0 पर, अगर इफ इट हैज ए रिमूवल सिंगुलरिटीज एट z0, यानी z0 पर अगर रिमूवल सिंगुलरिटी हम कोई रखता है तो उसे क्या कहेंगे, हम रेगुलर फंक्शन कहेंगे। तो एनालिटिक फंक्शन हो गया दोस्तों, होलोमॉर्फिक फंक्शन हो गया, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई, रिमूवल को हमने सिर्फ समझाया है, लिखा नहीं है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो पर बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं कि एनालिटिक फंक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे मैथमेटिकली। ये तो आपको बता दिया गया कि डोमेन डी है, एक पॉइंट z है, z0 है, z के सारे पॉइंट जो हैं वो z0 के क्या हैं, सब नेबरहुड हैं। तो कहता है कि हर पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, z0 भर में नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट में होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, एनालिटिक कह देंगे। और जो फंक्शन एनालिटिक होगा वही होलोमॉर्फिक हो जाएगा। और जिस पॉइंट में, जिस डोमेन डी में किसी फंक्शन fz पर कहता है कि z0 के सभी नेबरहुड में अगर कुछ पॉइंट का मतलब, सम पॉइंट का मतलब वही एक्सेप्टेड जीरो इटसेल्फ, मतलब z0 को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, यानी उसको वहां से हटा देता है। तो ये क्या बन जाता है, आइसोलेटेड। भाई वो टच नहीं है, किसी भी नेबरहुड से टच नहीं है, उसको साइड कर लिया गया तो वो आइसोलेटेड हो गया। इस तरह से हम चलेंगे, टेस्ट करेंगे कि एनालिटिक
एनालिटिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशियल का यूज करते हैं, जो कि पोलर फॉर्म सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन को हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये जनरली ये बुक में भी मिल जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर। सीआर इक्वेशन है यहां पर कि इमेजिनरी पास टू जीरो। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अगर कहता है कि ये चारों वैल्यू निकालने के बाद अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर में है और ये बराबर में नहीं है, ये भी बराबर में है माइनस के साथ, तो हम कहेंगे कि सीआर इक्वेशन है। और जो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा या पार्शियल डिफरेंशियल को, तो वो क्या, उसे क्या कहेंगे, एनालिटिक फंक्शन। क्योंकि एनालिटिक फंक्शन में कहता है कि जेड जीरो के साथ जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट पर ईच पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल ही पार्शियल डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। यहां पर हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ये आपका ये क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में नहीं है। हम आपको ये कार्टेशियन फॉर्म में बताएं। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में बताया गया है। अब ये कहता है कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज अगर देखते हैं कि क्या उसकी वैल्यू सेम है अथवा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन है अथवा नहीं है। तो सो दैट द फंक्शन, एग्जाम्पल, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई एक्स और कॉस वाई प्लस आई साइन वाई इज होलोमॉर्फिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ये कहता है कि ये क्या है, एनालिटिक या होलोमॉर्फिक। तो हम इसको चेक करते हैं। तो एफ जेड इक्वल टू हमने क्या लिया है, एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस आई वी, इसके साथ ई एक्स और कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ये हो गया। तो यहां देख रहे हैं कि कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, u इक्वल टू ई एक्स कॉस वाई और v इक्वल टू ई एक्स साइन वाई हो गया। दोनों फॉर्म निकल गए। अब यहां से हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे। तो जब u वाले में डेल एक्स वाला पार्ट करते हैं तो ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, कॉस वाई को हम करेंगे नहीं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है। तो यहां पर क्या हो गया आपका, ई एक्स कॉस, पार्शियली है, पार्शियल के ढंग से किया जा रहा है। इसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई, तो फंक्शन वही है, एक बार x के रिस्पेक्ट में किया गया, अब दोबारा y के। तो जब y वाले में करना पड़ेगा तो ई एक्स तो सेम रहेगा, लेकिन कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। सेम इसी तरह से डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, तो ई एक्स साइन वाई हो जाएगा। और डेल वी अपॉन डेल वाई जब निकालते हैं तो यहां पर क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में साइन वाई क्या हो जाएगा आपका, कॉस वाई हो जाएगा। तो ये भी निकल गया। अब सिंस बी सी दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, इसकी भी वैल्यू सेम है और इसकी भी वैल्यू सेम है, तो हम यहां पर लिखेंगे इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ जेड सेटिस्फाइड सी आर इक्वेशन, एफ जेड जो है तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई आर रेशनल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स। Consequently,
partial derivatives of u and v are continuous function everywhere. There the function ex cos y plus I sin y is holomorphic everywhere. तो तब इसे हम क्या कहेंगे कि ये चूंकि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसे हम क्या कह देंगे, एनालिटिक और होलोमॉर्फिक भी कह सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज इतना ही। अब साथ में इतना जरूर कहेंगे कि हमारी वीडियो में अगर बताए गए क्वेश्चंस और कंसेप्ट पर आपको कोई इफेक्ट हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही।